गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में पढ़ेंगे। दंडों का बंकन। ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है जिसे आपको बहुत अच्छे से इसको इमेजिनेशन के साथ समझना होगा, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं आगे हम पढ़ेंगे भी। इनमें क्या है कि आपको एक जो भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में अज्यूम करके चलना होगा कि किस तरह से इनके ऊपर बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, किस तरह से इनकी शेप में चेंज हो रहा है, कौन से प्लेन में चेंज हो रहा है। तो ये सब हमें खुद को मानते हुए इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, बीम क्या होती है? जिसका सिरों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र या तो वृत्ताकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है, एक छड़ रूपी स्ट्रक्चर है जिसकी मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है तथा जिसके कारण किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर अपरूपण प्रतिबल भी उपेक्षणीय माना जा सके, उसे हम दंड या बीम कहते हैं। क्योंकि जो इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो इसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होता है, इस वजह से कि जो अपरूपण प्रतिबल लगता है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर नगण्य मान सकते हैं। तो देखिए, इस दंड को या बीम को बहुत सारी आयताकार या बहुत सारी समांतर परतों से बना हुआ माना जा सकता है तथा प्रत्येक परत को समांतर अनुदैर्ध्य तंतुओं से बना हुआ माना जा सकता है। तो देखिए, इसमें किस तरह से बल आघूर्ण लगाया जाता है कि दंड को या बीम को एक क्षैतिज प्लेन पर रख कर एक सिरे को कस दिया जाता है। जैसे हमने किसी टेबल पर इस छड़ को रख दिया और उसका एक सिरा हमने कस दिया वहाँ पर, और दूसरे सिरे पर कोई भार या वेट हमने इस पर हैंग कर दिया, तो यह एक वृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ जाती है। तो देखिए, चूंकि इसकी लंबाई इसके अनुप्रस्थ काट की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो जब वेट हम इस पर लटकाते हैं तो यह एक अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में मुड़ जाएगी। क्योंकि कोई भी बीम होती है तो अगर उसका एक सिरा कस के और दूसरे सिरे पर भार लटका दिया जाए तो वह लटक जाती है, मुड़ जाती है। इस मुड़ी हुई स्थिति में दंड में अवतल पृष्ठ की ओर के तंतु लंबाई में संकुचित होते हैं और उत्तल पृष्ठ के तंतु विस्तरित होते हैं। देखिए, इसका मतलब जिस तरह से डायग्राम 6.131 में दिखा रखा है कि डीसी जो अवतल पृष्ठ है इसके तंतु तो संकुचित होंगे। जब बीम मुड़ती है तो उसका जो निचला पार्ट होगा, जो अवतल रूप में मुड़ेगा, उसके तंतु संकुचित होते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो ए बी से दर्शा रखा है, उस तल के तंतु विस्तरित होते हैं। इस संकुचित और विस्तरित परतों के मध्य एक ऐसी परत भी होती है जो कि ना तो संकुचित होती है और ना ही विस्तरित होती है। इन दोनों परतों के बीच में जो एक्सट्रीम अपर एंड लोअर हैं, जो उत्तल और अवतल परतें हैं, इनके बीच में एक ऐसी परत भी होगी जिसके तंतु ना तो संकुचित होंगे और ना ही विस्तरित होंगे। यह परत न्यूट्रल सरफेस या उदासीन परत कहलाती है। इसे डायग्राम में EFGH से दर्शा रखा है। तो यह प्लेन न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल सरफेस होती है। दंड के मुड़ने पर उदासीन तल के तंतु केवल मुड़ते ही हैं। जिस तल में दंड मुड़ता है वह प्लेन ऑफ बेंडिंग या बंकन तल कहलाता है। जिस तरह से ABCD, तो ABCD प्लेन में ये मुड़ रही है बीम, तो ये जो ABCD प्लेन होता है इसे प्लेन ऑफ बेंडिंग कहा जाता है। इसी तरह से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है और इस बंकन तल में ये जो ABCD प्लेन बेंडिंग प्लेन है, इसी प्लेन में सममित अक्ष भी होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। बंकन तल उदासीन तल को जिस रेखा के अनुदिश काटता है वह उदासीन अक्ष कहलाती है। तो देखिए, EFGH और ABCD प्लेन एक दूसरे को कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में N पे कट कर रहे हैं और राइट साइड में N प्राइम पे कट कर रहे हैं। तो N प्राइम जो अक्ष है वह उदासीन अक्ष कहलाती है। बंकन तल के लंबवत व वक्रता केंद्र से पारित होने वाली अक्ष बंकन अक्ष या एक्सिस ऑफ बेंडिंग कहलाती है।
अब देखिए बेंडिंग मोमेंट। दंड की बंकन स्थिति में किसी भी तंतु का विस्तारण या संकुचन उसकी उदासीन तल से दूरी पर निर्भर करता है। तो उदासीन तल जो EFGH है, इस तल से कितना ऊपर होगा या कितना नीचे होगा वो तल, तो उसका विस्तारण होगा या संकुचन होगा, तो यह EFGH से डिस्टेंस पर निर्भर करेगा। दंड में बंकन किसी बाह्य बल युग्म के कारण होता है। तो देखिए, दंड के चाप आकृति में मुड़ने पर दंड के पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण के कारण एक प्रतिक्रियात्मक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो दंड को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से होती है। तो यहाँ पर भी जब दंड वृत्ताकार चाप के रूप में आकृति में मुड़ेगी, तो दंड के पदार्थ में भी जो प्रत्यास्था गुण है उसकी वजह से एक प्रतिक्रियात्मक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो दंड को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। आंतरिक बल युग्म के उदासीन अक्ष के प्रति आघूर्ण को बंकन आघूर्ण या बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो ये जो आंतरिक बल युग्म उत्पन्न हुआ, इसकी उदासीन अक्ष के प्रति जो आघूर्ण होगा उसी को बंकन आघूर्ण या बेंडिंग मोमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें बंकित दंड का बंकन तल में परिच्छेद प्रदर्शित किया गया है। एक परिच्छेद, एक काट क्षेत्रफल, एक काट ले लिया हमने ABCD। यहाँ पर N प्राइम उदासीन अक्ष है। इसके एक अल्पांश PQ पर हम विचार करते हैं। P व Q उदासीन अक्ष पर अल्पांश के सीमांत बिंदु हैं। PQ क्या है? उदासीन अक्ष पर इस अल्पांश के सीमांत बिंदु हैं। यह एक वृत्ताकार चाप है जो वक्रता केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। वक्रता केंद्र O पर यह जो चाप है, ये जो अल्पांश है, यह थीटा कोण बनाता है। माना कि उदासीन अक्ष की वक्रता त्रिज्या R है। यदि एक तंतु P प्राइम Q प्राइम जो कि PQ से Z दूरी पर स्थित है, इस पर विचार करते हैं। ये देखिए, ये जो P प्राइम Q प्राइम है, ये N प्राइम से कितनी दूरी पर स्थित है? Z दूरी पर स्थित है। तो अब हम देखेंगे इसकी बंकन से पूर्व स्थिति क्या है। P प्राइम Q प्राइम बंकन से पूर्व, जब अगर हम बंकन नहीं कर रहे हैं, जो बीम है अपनी साम्यावस्था में या पूर्व अवस्था में है, उस केस में P प्राइम Q प्राइम कहाँ पर होगा? PQ पर ही स्थित होगा। इस स्थिति में PQ की वैल्यू क्या होगी? त्रिज्या इंटू थीटा। और बंकन के पश्चात P प्राइम Q प्राइम की वैल्यू हो जाएगी, जो त्रिज्या है वो बढ़कर कितनी हो गई? उसकी वैल्यू हो गई R प्लस Z। वक्रता त्रिज्या की वैल्यू हो गई अब P प्राइम Q प्राइम के लिए कितनी है? R प्लस Z मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो तंतु की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? तंतु की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? P प्राइम Q प्राइम माइनस PQ इक्वल्स टू R प्लस Z थीटा माइनस R थीटा। इसका मान आया Z थीटा। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है? Z थीटा हो रहा है, और अपॉन प्रारंभिक लंबाई कितनी है? PQ। PQ इक्वल्स टू R थीटा। तो देखिए, इसका मान आ गया Z अपॉन R। तो यह हमें बता रही है अनुदैर्ध्य विकृति, क्योंकि लंबाई के अनुदिश जो विकृति होती है वो अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। तो ये जो अनुदैर्ध्य विकृति है, यह किस पर निर्भर कर रही है? Z पर निर्भर कर रही है। और Z क्या है? उदासीन अक्ष से दूरी है, उस सतह की या उस अल्पांश की उदासीन अक्ष से दूरी बता रही है हमें Z। तो अनुदैर्ध्य विकृति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z की। Z जितना दूर होगा उतनी ही ज्यादा उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी। तो यदि दंड के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक Y हो, तो Y इक्वल्स टू होगा तनन प्रतिबल बटा विकृति। तनन प्रतिबल का मान हो गया Y मल्टीप्लाई बाई विकृति, तो ये हो गया Y मल्टीप्लाई बाई Z अपॉन R। मान लीजिए कि माना हमने कि JKLM दंड का अनुप्रस्थ काट है जिसमें उदासीन तल NN प्राइम है, और ये उदासीन तल देखिए डायग्राम में EH, जो उदासीन तल का पार्ट इसमें दिख रहा है अनुप्रस्थ काट में, वो EH से रिप्रेजेंट हो रहा है। परंतु P प्राइम Q प्राइम का अनुप्रस्थ काट उदासीन तल से Z दूरी पर, क्षेत्रफल हमने मान लिया उसका डेल्टा A।
तो देखिए x दूरी पर ये डेल्टा ए क्षेत्रफल है, तो इस डेल्टा ए क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिक्रियात्मक बल, मतलब कि दंड हमने माना था कि समांतर फलकों से मिलकर बनी हुई है, तो एक जो बीम का एक पार्ट हमने लिया है अनुप्रस्थ काट पी प्राइम क्यू प्राइम का, जो अनुप्रस्थ काट है जो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, अनुप्रस्थ काट जो जे के एल एम है उसमें एन पी प्राइम क्यू प्राइम का जो अनुप्रस्थ काट यहाँ पर दिखेगा हमें, उसका क्षेत्रफल डी ए है या डेल्टा ई है। तो इस पर कार्य करने वाला प्रतिक्रियात्मक बल कितना हो जाएगा? तनन प्रतिबल को मैं गुणा कर दूंगी क्षेत्रफल से बल निकालने के लिए। तनन प्रतिबल का मान है y इंटू जेड अपॉन आर और क्षेत्रफल हो गया डेल्टा ए। उदासीन अक्ष के सापेक्ष उक्त बल का बल आघूर्ण हम निकालेंगे, उसका मान होगा y इंटू जेड अपॉन आर डेल्टा ए इंटू जेड। बल आघूर्ण क्या होगा? बल गुणा क्रिया रेखा से दूरी, तो उदासीन अक्ष से दूरी जो है उसकी कितनी है? z, तो z से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका मान आ गया y इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू डेल्टा ए। चित्र 2 के अनुसार उदासीन अक्ष के सापेक्ष पूर्ण क्षेत्रफल जे के एल एम पर कार्य करने वाले बल आघूर्णों का योग, तो हम समीशन ले लेंगे। इसी तरह से सभी जो अल्पांश है, जो अनुप्रस्थ काट है, उनके ऊपर इसका समीशन ले लेंगे। इन आघूर्णों का योग जे के एल एम पर लग रहे बंकन आघूर्ण के बराबर होता है, अतः बंकन आघूर्ण जी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जी इक्वल्स टू होगा वाई अपॉन आर समीशन डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर जो समीशन वाली क्वांटिटी है, समीशन डेल्टा ए इंटू जेड स्क्वायर, इसको हम आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई जी क्या है? इसको ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उदासीन तल ई एच के सापेक्ष ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण भी कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्रिया रेखा से जो दूरी है आर का स्क्वायर लेते हैं और सिस्टम का मास हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मास की जगह हमने क्या यूज़ किया है? क्षेत्रफल यूज़ किया है, डेल्टा ए यूज़ किया है, इसलिए इसे ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ज्यामितीय जड़त्व आघूर्ण में द्रव्यमान के स्थान पर क्षेत्रफल लेते हैं। अब देखिए, अगर हम आई जी की वैल्यू निकालें एक आयताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले दंड के लिए, तो उस केस में हमने माना कि चौड़ाई की जो लिमिट्स हैं वो माइनस बी बाई टू से बी बाई टू है। दंड की जो चौड़ाई है वो बी है, एक जो लिमिट्स ली है वो हमने माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू ली है। इसी तरह जो दंड की मोटाई है जेड दिशा में ली है वो माइनस डी बाई टू से प्लस डी बाई टू लेंगे। तो इसका जो मान आएगा आई जी का, वो आएगा आयताकार बीम के लिए बी डी क्यूब अपॉन 12। आयताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले दंड के लिए बंकन आघूर्ण क्या हो जाएगा? आई जी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो जी इक्वल्स टू हमें मिलेगा वाई बी डी क्यूब अपॉन 12 आर। इसी तरह से आर त्रिज्या के वृत्ताकार परिच्छेद वाले दंड के लिए जब हम समाकलन लेंगे तो लिमिट्स लेंगे हम रेडियस की माइनस आर बाई टू से प्लस आर बाई टू डी आर। आई जी की वैल्यू होगी समीशन डेल्टा ए इंटू आर स्क्वायर, तो इसका मान हमारे पास आएगा पाई आर 4 अपॉन 4। वृत्ताकार परिच्छेद वाले दंड के लिए बंकन आघूर्ण जी इक्वल्स टू पाई वाई आर की पावर 4 अपॉन 4 आर। इसी तरह से बंकन आघूर्ण का उपयोग व्यंजन प्राप्त करने के लिए विभिन्न मान्यताएं दी गई हैं। तो देखिए, बंकन आघूर्ण जब हम प्राप्त करेंगे तो उसके लिए इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि दंड की मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। बल लगाकर दंड में बंकन उत्पन्न करने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, केवल मुड़ना चाहिए, केवल मुड़ता ही है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आता है। दंड में उत्पन्न वक्रता बहुत कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने उसे अर्धवृत्ताकार शेप में पूरा ही मोड़ दिया, उसकी जो वक्रता है वो बहुत कम होती है। दंड में बंकन उत्पन्न करने वाले बल की तुलना में दंड का स्वयं का भार नेग्लिजिबल होना चाहिए और जो पदार्थ है वो सभी दिशाओं में, सभी पूरे बीम में एक जैसा वितरण होना चाहिए, एक आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। तो ये कुछ जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंटिलीवर के बारे में पढ़ेंगे। जब दंड का एक सिरा स्थिर होता है, क्षैतिज होता है और दृढ़ता से कसा हुआ हो और दूसरे सिरे पर हम भार लटका दें
तो वह जो युक्ति होती है ये कैंटिलीवर कहलाती है। इस जो हमने बंकन आघूर्ण के बारे में पढ़ा, बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ा, इसमें हमने क्या किया कि केवल एक सिरे को हमने हल्का सा बल लगाया था, बल आघूर्ण लगाया था, जिससे कि उसमें बहुत कम वक्रता से वो मुड़ना चाहिए। लेकिन कैंटिलीवर में हम भार लटकाएंगे तो उसकी वक्रता थोड़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरेटिव टू जब हमने बीम को बेंड किया है। तो ये कैंटिलीवर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।